हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम हिस्ट्री का चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो इसको सबसे पहले मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी व्हाट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया है क्या बेटा? नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, मतलब जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था। अब ये कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल वो रूल होता है जिसमें कोई बाहर का देश हमारी कंट्री को गवर्न करता है, मतलब द कंट्रोल एंड गवर्नेंस ऑफ अ नेशन और टेरिटरी बाय द फॉरेन पावर्स, मतलब जब कोई विदेशी ताकत हमारे देश पे राज करती है, जैसे इंडिया पे हुआ था। ठीक है। और अगर मैं नेशनलिज्म की बात करूं तो 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया था नेशनलिज्म क्या है और स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये आपका बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म? आपका यूरोप से। फ्रांस जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने अपना फ्रीडम एक्वायर किया था। तो एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। और जब यूरोप में नेशनलिज्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे पूरे दुनिया में नेशन स्टेट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो चुके थे, और तभी स्टार्ट हुई थी इंडिया में भी नेशनलिज्म की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging। और इससे पता चलता था कि वो किस कल्चर को बिलोंग करते थे, किस कंट्री को बिलोंग करते थे, या उनकी आइडेंटिटी क्या है, या उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है। ये सब हमें तब पता चला जब हमने अपने नेशन के बारे में डीप स्टडी किया, और नेशन के बारे में स्टडी करने के लिए हमने अपने नेशन को फॉर्म किया। हमारा नेशन जो है वो फॉर्म हुआ। इसी के साथ क्या क्या आया आपके नेशनलिज्म जब इमर्ज हुआ तो न्यू सिंबल्स मिले, न्यू आइकन्स मिले, न्यू सॉन्ग्स मिले और न्यू आइडियाज मिले। इन सबको जब कंपाइल किया, ये सब जब हमें मिले, मतलब कि किस तरीके से हमें अपनी फ्रीडम एक्वायर करनी है, उसके लिए हमें कुछ जो है बहुत ही प्रेरणात्मक चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, हमारे देश के उन क्रांतिकारियों ने इकट्ठा किया, और तब जाके हमें कहीं ना कहीं हम अपने देश को आज़ाद करवा पाए। लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल अलग अलग लोगों ने निभाए। इट फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रिडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। और उसके बाद इनमें कम्युनिटीज का बाउंड्रीज क्रिएट की गई कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ को बिलोंग करती है, कौन सा स्टेट कहाँ को बिलोंग करता है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। और जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, बहुत सारे देशों में ये जो नेशनल आइडेंटिटी एक्वायर करना था, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा। लोगों ने पता नहीं कितने सालों तक जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपने नेशन को एक आइडेंटिटी दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। अब सवाल उठता है कि यही सब फीलिंग्स इंडिया में कैसे इमर्ज हुई, यानी कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। इंडिया में ये फीलिंग कैसे इमर्ज हुई? जब भारत जो था पहले तो अपने आप में एक आज़ाद देश था, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके बाद जब उन पे अत्याचार हुए, जुल्म हुए अंग्रेजों द्वारा, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस एमर्ज हुई, मतलब उनके अंदर सेल्फ वो एमर्ज हुआ कि हम लोग जो है हमारे ही देश में गुलामों की तरह क्यों हैं, क्यों हम इन लोगों को यहाँ से भगाते नहीं है। हालांकि बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल था। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी 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 वो हुआ है, लेकिन इंडिया को भी फ्रीडम एक्वायर करने में लगभग 200 साल लग गए थे। तो हम यहाँ क्योंकि बात पर्टिकुलरली इंडिया की कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि इंडिया को अपनी फ्रीडम एक्वायर करने में 200 साल के करीब का समय लग गया था। हालांकि बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वो समय जिन लोगों ने उस कंडीशन में काटा है उनके लिए कितना टफ रहा होगा। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज, The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। और ये जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड थी, क्योंकि जब आज अगल बगल के उसमें देखा कि क्या बोलते हैं इन लोगों ने कैसे आज़ादी हासिल करी, तो इंडियंस में भी कहीं ना कहीं ये उभर के आया कि हाँ, हमें भी अपने देश में आज़ादी चाहिए, हमें भी अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism। और जो लोगों ने अपनी यूनिटी बनाई वो उनका एक प्रोसेस था, स्ट्रगल विद दी कॉलोनियलिज्म, मतलब कि वो अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग समुदाय के लोग इकट्ठे हुए आपस में, और उन्होंने यूनिटी दिखाई
कि हाँ हमें अब इस रूल को यहाँ से हटाना है, हम अपना एक सेपरेट नेशन क्रिएट, जो हमारा नेशन पहले से था इंडिया, हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। द सेंस ऑफ बीइंग अप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। और इसी फीलिंग के तहत जो है अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए। और क्या था मेन मकसद यही था कि वो कॉलोनियल रूल को यहाँ से हटाएं, यानी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक इंडियन नेशनैलिटी को बिलोंग करता है, तो यहाँ फॉरेनर्स क्यों हैं, उन्हें हटाना है और अपना देश वापस पाना है। Each class and groups felt the effects of colonialism differently। और हर क्लासेस को इफेक्ट हुआ था इस कॉलोनियल रूल से, चाहे वो राजा महाराजा थे उस टाइम के, चाहे वो गरीब जनता थी, चाहे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थे, जो भी उस टाइम पे जिस वर्ग के भी लोग थे, सबको कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिला। इसीलिए अलग अलग समुदाय से, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग ग्रुप से लोग इकट्ठा हुए और यूनाइट हुए और अपने देश को आज़ाद करने की मिशन में लग गए कि हम अपने देश को आज़ादी कैसे दिलाएं। Their experiences were varied। उनके एक्सपीरियंसेस जो थे वो अलग अलग थे। मतलब किसी का बहुत ही ज़्यादा कठिन एक्सपीरियंस रहा, तो किसी ने जो है बहुत कष्ट देखे। हर तरीके के एक्सपीरियंस को उन्होंने फेस किया, तब जाके कहीं ना कहीं आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। Their notions of freedom were not always the same। और उनके जो मतलब वो थे नोशंस थे, मतलब जो उनका वो था कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो उसका जो मोटिव था वो सेम नहीं था। सेम इन द सेंस कि वो किस कैटेगरी को क्या चाहते थे। ये लोग अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग थे उनका एक वो नहीं था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी आज़ादी। इसलिए वो सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन जो नोशन था फ्रीडम का वो सेम नहीं था। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one moment। और महात्मा गांधी ने जो एक पार्टी फॉर्म की थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि सारे लोगों को इकट्ठा करके इन अंग्रेजों के खिलाफ हम अपना मूवमेंट स्टार्ट करें। हालांकि वो जो थे वो बहुत ही नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, वो वायलेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जब एकता भी बिना लड़ाई झगड़े के नहीं मिलती है, मतलब जब लोगों को कंबाइन करने की बात आई, यूनाइट करने की बात आई, तो कई जगह अलग अलग तरीके के वो हुए, ऑपरेशंस फेस करने पड़े। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century। आपने जो अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा वो फर्स्ट सेंचुरी के डिकेड तक पढ़ा होगा, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century। In this chapter, we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement। मतलब हम एक तरीके से अब डायरेक्ट 1920 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, उससे पहले वो 200 साल तक गुलाम था, तो आधे से ज़्यादा तो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो 1920s से पढ़ेंगे। और इस टाइम तक सबके अंदर एक सेंस इमर्ज हो गया था, एक सेंस आ गया था कि अब हमें बिल्कुल भी गुलाम नहीं रहना है, अब हमें अपनी आज़ादी चाहिए। और उसके लिए जो हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली टॉपिक्स पिकअप करेंगे वो होंगे, फर्स्टली टॉपिक होंगे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। और हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की क्या अहमियत रही इंडिया की आज़ादी के टाइम पे। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट का वो जो लोग थे वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने थे। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। और नेशनलिज्म कैसे जो है पीपल्स के इमेजिनेशन में आया, मतलब कैसे क्या इमेजिन किया था उन्होंने, आज़ादी का मतलब क्या है, या क्या महसूस किया था उन्होंने कि नेशनलिज्म फीलिंग क्या होती है। मास प्रोसेशन ऑन स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब भी कोई नेशनल मूवमेंट होती थी तो मास प्रोसेशंस ऑन स्ट्रीट, मतलब जो रैलियां टाइप की निकलती थी, वो एक कॉमन चीज हो गई थी। कभी भी कुछ भी चीज, किसी चीज का विद्रोह करना है या किसी चीज को सपोर्ट करना है, उसके लिए क्या होते थे, मास प्रोसेशंस होते थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद स्टार्ट हुई थी यहाँ पे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और साथ ही साथ वो टाइम था जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। In the years after 1919, the national movement spread to new areas। और उसके बाद 1919 के बाद जो है नेशनल मूवमेंट थी वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो चुकी थी। इनकॉर्पोरेटेड न्यू सोशल ग्रुप्स, और उन्होंने नए नए सोशल ग्रुप्स भी इनकॉर्पोरेट किए थे। डेवलप न्यू सेंस
डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल करने के मोड्स भी अलग अलग थे। किसी का स्ट्रगल करने का मोड्स वायलेंस था तो किसी का नॉन वायलेंस था, किसी का प्रोसेशंस थे तो किसी के खाली जो ये उसमें चले जाते थे भूख हड़ताल वगैरह में। कई कई तरीके के लोगों ने उस टाइम पे स्ट्रगल्स फेस किए थे, एक ही स्ट्रगल फेस नहीं किया था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उन्होंने स्ट्रगल फेस किए थे, तब जाके कहीं हम जो है नेशनलिज्म को एक्वायर कर पाए अपनी कंट्री में, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम इंडिया को आज़ाद करा पाए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, और हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझेंगे, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, उनके इम्प्लीकेशंस क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि मैंने बोला ये वो टाइम था जिस टाइम पे विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था, और इस वॉर ने जो है बहुत ही इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी। क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई वॉर हो रहा है, जो भी कंट्रीज उनके इफेक्ट्स उसमें आती है, जोनल में आती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली बहुत तरीकों से इफेक्ट्स को सहना पड़ता है, और ये वही टाइम था। इट लेड टू दी ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, और उसका पहला तो जो नतीजा था वो क्या था कि जो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा था वो किस पे हो रहा था, वॉर लोन, मतलब वॉर के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहे थे उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, मतलब खर्चे हो रहे थे डिफेंस के लिए बेसिकली। इंक्रीजिंग टैक्सेस, और वो खर्चे कैसे पूरे करवाए जा रहे थे, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुए थे अलग अलग, पहले तो सिंपल रहे होंगे, उसके बाद वो इंक्रीज करने लगे, हर तरीके का इनकम, मतलब हर जगह इनकम टैक्स का वो होने लगा। थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब वॉर सिचुएशन थी, टैक्सेस बढ़ रहे थे, इनकम कुछ इतनी थी नहीं, और ये सबसे ज्यादा कॉमन पीपल की लाइफ में इफेक्टिव रही, मतलब कॉमन पीपल ने बहुत ज्यादा सफर किया। Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger, मतलब villages से soldiers को supply करने की डिमांड बढ़ती गई, और forced recruitment rural areas में बहुत तेजी से बढ़ा। और ये forced recruitment क्या था, a process by which the colonial state forced people to join the army, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो फोर्स करते थे विलेजेस पीपल को कि इन्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आर्मी को वॉर पे नहीं भेजते थे, पहले वो इंडियंस को ही निशाना बनाते थे, मतलब कि हाँ यहाँ से इकट्ठा करके एक आर्मी का वो करी और उसके बाद उसको वॉर पे भेजा। Then in 1918 and 1921 crops failed in many parts of India, और वही टाइम ऐसा रहा कि जब वॉर छिड़ रखी है, इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं, उसी टाइम में इंडिया में 1918 और 19 में या 2021 में क्रॉप्स फेल्ड, मतलब जो जिस चीज के लिए इंडिया बेसिकली जाना जाता है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में, वो भी फेल होने लगे। Then in 1918-19 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. अब जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो शॉर्टेज होगी उस चीज की। अब क्रॉप्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो उससे क्या फैलेगी, भुखमरी फैलेगी कि नहीं फैलेगी। जब क्रॉप्स ही नहीं है और वह कहीं से इम्पोर्ट की जाए, वो करी जाए, तो वो और ज्यादा कॉस्टली मिलेगी, और कॉमन पीपल तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। तो इसका नतीजा क्या हुआ, दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और वो सिचुएशन बनी एक एपिडेमिक सिचुएशन, मतलब कि जो लगातार चलती आ रही है इन्फ्लुएंजा। उस टाइम पे क्या फैला, इन्फ्लुएंजा भी फैल गया, भुखमरी तो थी साथ साथ क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा भी फैल गया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. famines मैंने बोला भुखमरी, मतलब सूखा पड़ के जो भुखमरी होती है, और एपिडेमिक सिचुएशन क्या हुई, इन्फ्लुएंजा की हुई। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, और लोगों को एक उम्मीद थी कि जब ये वॉर खत्म होगा तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस कठिन समय से निजात मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। बाय।